तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि ओल्ड टैंक जाग चुका था। अब आगे देखेंगे। टैंक वुलन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने सामने खड़े ओल्ड टैंक को घूरते हुए लगभग हकलाकर कहा, न्यू गोल्डन ड्रैगन किंग। यह पहली बार था जब उसने ओल्ड टैंक के मुंह से ऐसा कुछ सुना था। ओल्ड टैंक अचानक जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में उत्साह भी था और एक अजीब सी गंभीरता भी। हाँ, न्यू गोल्डन ड्रैगन किंग की पूरी एसेंस इस समय तुम्हारे शरीर के अंदर है। हालांकि वो किसी भी समय तुम्हारी जान ले सकती है, लेकिन अगर तुम उसे पूरी तरह अब्सॉर्ब और डाइजेस्ट कर पाओ तो निस्संदेह तुम उसकी सारी शक्ति अपने भीतर समेट लोगे। वुलन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ओल्ड टैंक की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, सिर्फ ड्रैगन कोर मिल जाने से तुम सुरक्षित नहीं हो जाते। असली खतरा गोल्डन ड्रैगन किंग के आखिरी 9 सील्स में है। उन्हीं में उसकी असली सील्ड पावर छुपी हुई है। पहले 9 सील्स तो सिर्फ तुम्हें उस ताकत के लिए तैयार करने के लिए थे। वुलन का चेहरा कस गया। यह मत समझना कि ड्रैगन कोर मिलने के बाद तुम आराम कर सकते हो। तुम्हारे शरीर की मौजूदा ताकत के बावजूद 10वां सील तोड़ने के लिए भी तुम्हें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर तुम सोल कोर को कंडेंस कर पाओ, तब बात कुछ और होगी। वुलन भीतर तक हिल गया। उसे लगा था कि अब, जबकि उसका शरीर इतना मजबूत हो चुका है, 10वां सील तोड़ना उसके लिए आसान होगा। लेकिन ओल्ड टैंक की आवाज से साफ था, यह बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। क्यों ओल्ड टैंक? मुझे तो लगता है मेरा शरीर अब काफी मजबूत है। ऊपर से ड्रैगन कोर भी है। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग की एसेंस बाहर आए, तो क्या मैं उसे सीधे ड्रैगन कोर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? ओल्ड टैंक ने सिर हिलाया। उनकी आवाज धीमी और गंभीर हो गई। इतना आसान नहीं है। मैं आज इसलिए जागा हूं ताकि तुम्हें चेतावनी दे सकूं। अंधी आशावादिता मत पालो। आखिरी 9 सील्स में सिर्फ भयानक एनर्जी ही नहीं है। उनमें गोल्डन ड्रैगन किंग की प्रारंभिक विल भी छुपी हो सकती है। कोई नहीं जानता वह विल कैसी है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग का स्वभाव बेहद हिंसक था। उसकी विल तुम्हारी कॉन्शियसनेस को प्रभावित कर सकती है। वुलन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। इसका मतलब मुझे सिर्फ एनर्जी डाइजेस्ट नहीं करनी, बल्कि अपनी माइंड को भी बचाना होगा। ओल्ड टैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, वरना यह भी संभव है कि गोल्डन ड्रैगन किंग की विल तुम्हें कंट्रोल कर ले। वुलन ने गहरी सांस खींची। उसे हमेशा पता था कि ये सील्स खतरनाक हैं, लेकिन इतने घातक? तो मुझे क्या करना चाहिए ओल्ड टैंग? अगर सच में उसकी विल मौजूद है, तो वो मेरी स्पिरिचुअल पावर और सोल सी पर असर डालेगी। इतनी भयानक एनर्जी मैं कैसे? ओल्ड टैंग ने हाथ पीछे बांध लिए। तुम्हें पता होना चाहिए, डिवाइन रेल्म में गोल्डन ड्रैगन किंग एक रैंक 1 डेटी से भी ऊपर था। वुलन का दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। क्या गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड का हिस्सा था? ओल्ड टैंक की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। तुम्हें यह पहले से पता है? बस उनके चेहरे का भाव ही काफी था। वुलन समझ गया, यह सच है। ओल्ड टैंक रैंक 1 डेटी क्या होता है? ओल्ड टैंक ने समझाना शुरू किया। डिवाइन रेल्म में सारे गॉड्स बराबर होते हैं, लेकिन उनकी ताकत के हिसाब से रैंक्स होते हैं। सबसे नीचे गॉड ऑफिसर्स, फिर रैंक 3 डेटीज, फिर रैंक 2, उसके बाद रैंक 1 डेटीज, और सबसे ऊपर होते हैं गॉड किंग्स, डिवाइन रेल्म के लॉ एनफोर्सर्स। पहले डिवाइन रेल्म में 5 गॉड किंग्स थे। यह सब इंसानों के लिए है जो कल्टीवेशन से गॉड बने। वह थोड़ी देर रुके, फिर बोले, बीस्ट्स के लिए भी लगभग यही नियम है, लेकिन बीस्ट टाइप गॉड किंग सिर्फ एक था, ड्रैगन गॉड। व्यक्तिगत कॉम्बैट स्ट्रेंथ में वह पांचों महान गॉड किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अकेला होने की वजह से इंसानों पर शासन नहीं कर सका। आखिरकार ह्यूमन गॉड किंग से लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। उसी से गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग का जन्म हुआ। वुलन का गला सूख गया। ओल्ड टैंग आगे बोले, गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत एक मानव गॉड किंग जैसी थी, यानी रैंक 1 डेटी से भी ऊपर। अब सोचो, ऐसी शक्ति तुम्हारे शरीर के आखिरी 9 सील्स में बंद है। उसे पूरी तरह अब्सॉर्ब करना कितना कठिन होगा। वुलन का दिमाग जैसे घूम गया। ओल्ड टैंग, डिवाइन रेल्म के बारे में आपने पहले भी जिक्र किया था। दोलो कॉन्टिनेंट पर तो बहुत सालों से कोई गॉड नहीं बना। क्या डिवाइन रेल्म अब अस्तित्व में नहीं है? ओल्ड टैंग की आंखों में उलझन झलकी। उन्होंने गहरी सांस ली। डिवाइन रेल्म अभी भी है, लेकिन वह हमारी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकता। अगर कभी तुम गोल्डन ड्रैगन किंग के सारे सील्स खोलकर उसकी सारी शक्ति अब्सॉर्ब कर पाओ, तो तुम खुद एक डिवाइन कंट्री स्थापित कर सकते हो। वुलन जैसे पत्थर बन गया। उसे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा वह लिमिट डूलो तक पहुंचेगा, लेकिन गॉड किंग, ये तो उसके दिमाग से परे था। अब वह वो मासूम बच्चा नहीं था जिसके अंदर गोल्डन ड्रैगन किंग के सील्स थे। उसे पता था गॉड किंग बनने के पीछे कितने अकल्पनीय खतरे छिपे हैं। वह हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मतलब मैं मौत के बहुत करीब हूं? ओल्ड टैंक चुप रहे। मुझे नहीं पता। वुलन की आंखें थोड़ी मंद पड़ गईं।
ओल्ड टैंग, मेरी मौजूदा हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितने साल टिक पाऊंगा और तब तक कितने सील्स तोड़ सकता हूं। ओल्ड टैंग ने सिर हिलाया। तुमने पहले ही मेरी उम्मीदों को पार कर दिया है। तुम इस साल 21 के हो, लेकिन ताकत 25 साल के बराबर है। 12 सील्स तक इंसान की सीमा होती है। उसके बाद हर सील एक गॉड के रैंक के बराबर है। स्थिरता देखकर कह सकता हूं, 10 साल में तुम 12वां सील तोड़ सकते हो। 15 साल में 13वां सील अपने आप खुल जाएगा। उस समय तुम्हें सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि दुनिया के ऑर्डर की शक्ति से भी जूझना पड़ेगा। वोलिन चौंक गया। दुनिया का ऑर्डर? ओल्ड टैंग ने समझाया, हर दुनिया में अदृश्य ऑर्डर होता है। डिवाइन रेल्म का अपना ऑर्डर है, मॉर्टल वर्ल्ड का अपना। मॉर्टल वर्ल्ड का नियम है, यहां गॉड लेवल अस्तित्व नहीं रह सकता। इतने सालों में कई लिमिट डोलो बने होंगे, लेकिन वे गॉड क्यों नहीं बन सके? क्योंकि गॉडहुड टैबलेट नहीं था और दुनिया के ऑर्डर ने उन्हें दबा दिया। उन्होंने गहरी नजर से वुलन को देखा। तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम्हारे लिए कोई गॉडहुड टैबलेट नहीं होगा। जब 13वां सील टूटेगा, तुम्हें न सिर्फ भयंकर एनर्जी शॉक झेलना होगा, बल्कि पूरी डुलुओ कॉन्टिनेंट के ऑर्डर का सप्रेशन भी सहना होगा। वुलन चुप हो गया। उसने अपने भविष्य की कल्पना की, एक शरीर जो अंदर से फट रहा है, ऊपर से पूरी दुनिया का दबाव। उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान आई। मतलब, मेरे पास सिर्फ 15 साल हैं? गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन ने उसे ताकत दी थी, लेकिन बदले में उसकी उम्र छीन ली। ओल्ड टैंग ने हल्के से सिर हिलाया। मौका अभी भी है। अगर तुम उस बैरियर को तोड़ पाओ तो हादीगी, तो तुम्हारा भविष्य आसमान और समुद्र जैसा विशाल होगा। अगर गॉडहुड पा लिया तो डिवाइन कंट्री बना सकते हो। सफलता की संभावना बहुत कम है, लेकिन मेरा अस्तित्व तुम्हारी मदद के लिए है। वुलिन ने अचानक हाथ उठाकर कहा, मेरे चांसेस मत बताइए। ओल्ड टैंग चौंक गए। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम सच में बड़े हो गए हो। वुलिन भी मुस्कुराया। अगर मुझे सबसे बुरा परिणाम पता नहीं होगा दी तो मेरे अंदर ज्यादा हिम्मत रहेगी। चाहे जो हो, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। अगर नहीं भी कर पाया तो पछतावा नहीं होगा। ओल्ड टैंग, एक मदद चाहिए। बताइए, 10वां सील कब तोड़ना सबसे सही होगा? टालूं या जल्द करूं? ओल्ड टैंग ने बिना एक पल गंवाए कहा, जितनी जल्दी हो सके। वुलिन दंग रह गया। पहले 9 सील्स के समय तो आपने हमेशा इंतजार करने को कहा था। ओल्ड टैंग ने शांत स्वर में समझाया, पहले मुझे डर था कि तुम्हारा शरीर टूट जाएगा, लेकिन अब तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीद से ज्यादा है। इसलिए अगले सील्स की शक्ति जितनी जल्दी अब्सॉर्ब कर सको करो। असल में आखिरी 9 सील्स एक ही माने जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की पूरी एनर्जी उन्हीं में है। अगर तुम उसका एक हिस्सा एब्सॉर्ब कर लो तो सील्स पर दबाव कम होगा। इससे बाकी सील्स खुलने में देर होगी और तुम्हें ज्यादा समय मिलेगा, समझे? वुलिन की आंखों में धीरे धीरे दृढ़ता भरने लगी। उसने सिर हिलाया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे जीना है तो लड़ना होगा। टैंग वुलिन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। जैसे गहरे समुद्र में 9 परतें हों। अगर सबसे ऊपर की परत का पानी हटा दिया जाए तो नीचे की परतों पर दबाव कम हो जाता है, और जब एक परत कम हो जाती है तो बाकी परतों के टूटने का समय भी बदल जाता है। ओल्ड टैंक संतोष से मुस्कुराए। बिल्कुल सही। जब तक तुम्हारी सुरक्षा बनी रहती है, आखिरी सील्स को जितनी जल्दी तोड़ोगे उतना अच्छा होगा। इससे तुम्हें ज्यादा समय मिलेगा, और जितनी जल्दी तुम सील्स के अंदर की एनर्जी अब्सॉर्ब करोगे उतनी तेजी से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। साथ ही तुम उस भयानक शक्ति को कंट्रोल करना भी जल्दी सीख जाओगे। तुम्हारा एवोल्यूशन भी तेज होगा। वुलिन की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। तो मैं सोल कोर कंडेंसे करते ही 10वां सील तोड़ने की कोशिश करूंगा। यही सही फैसला है, ओल्ड टांग ने जोर देकर कहा। वुलिन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, समय बहुत कम है और मेरा मिशन इंतजार नहीं कर सकता। 12 साल, शायद सिर्फ इतने ही। और उसके कंधों पर श्रेक एकेडमी को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी थी। अब एक भी पल बर्बाद करने का अधिकार नहीं था। ओल्ड टैंग ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें आने वाले खतरों के बारे में बता दिया। अब बताओ, कल्टीवेशन में कोई दिक्कत? वुलिन ने गहरी सांस ली। एक बड़ी समस्या है। मेरे ग्रैंड टीचर ने मुझे गोल्डन ड्रैगन 9 मूव सिखाए थे, लेकिन श्रेक एकेडमी के विनाश के समय उनकी मृत्यु हो गई। आखिरी 3 मूव्स और डोमेन से जुड़ी एबिलिटीज मैं नहीं सीख पाया। अब ड्रैगन कोर बनने के बाद मुझे लगता है कि मैं उन्हें कल्टीवेट कर सकता हूं, और मेरी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। लेकिन मैं उसे सिर्फ अपनी ताकत और स्पीड के सहारे चला पाता हूं। टैंक सेट में अच्छी स्पीयर टेक्निक्स नहीं है। मुझे लगता है यह एक बड़ी कमी है। ओल्ड टैंक हल्का सा मुस्कुराए। यह मुश्किल समस्या नहीं है। गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स के बारे में सच कहूं तो पहले 6 मूव्स तुम्हारे लिए काफी हैं। डोमेन वाली एबिलिटीज कोई सिखा नहीं सकता, तुम्हें खुद बनानी होंगी। शायद इसी वजह से स्कारलेट ड्रैगन डूलो ने तुम्हें नहीं सिखाया। वुलिन चौंका।
ओल्ड टैंग आगे बोले, जब तुम डोमेन्स की दहलीज पर पहुंचते हो तो दूसरों की बनाई टेक्निक काम नहीं आती। तुम्हें अपनी यूनिक एबिलिटी खुद बनानी होगी। वही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त होगी। क्या तुमने खुद नहीं सोचा? तुम्हारा ब्लड लाइन पावर और मार्शल सोल का मेल, यही तुम्हारा भविष्य का रास्ता है। वुलिन की आंखें चमक उठीं। शायद सोल कोर बनने के बाद ही असली मोड़ आएगा। ओल्ड टांग ने फिर कहा, जहां तक स्पीयर टेक्निक्स की बात है, मैंने तुम्हारे लिए एक टेक्निक तैयार की है। इसे एक गॉड ने बनाया था और यह तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गॉड ने? वुलिन की सांस तेज हो गई। हाँ, लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें गहरी कॉन्टेम्पलेशन और कठोर साधना करनी होगी। आज मैं तुम्हें इसका पहला मूव सिखाऊंगा, 1000 अक्यूजिंग फिंगर्स। यह कहते ही ओल्ड टैंग ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। सुनहरी रोशनी की एक किरण उनकी हथेली में प्रकट हुई। वही आकार, वही आभा, बिल्कुल गोल्डन ड्रैगन स्पीयर जैसी। उन्होंने स्पीयर को आगे सीधा किया। बिजली सी तेजी से एक प्रकाश की लकीर निकली। अगले ही क्षण आकाश में हजारों सुनहरी किरणें फूट पड़ी। वुलिन को ऐसा लगा जैसे अनगिनत स्पीयर्स कॉन्शियसनेस उसकी देह को भेद रही हूं। उसकी आत्मा तक कांप उठी। वह दर्द से चीखने ही वाला था कि अचानक सब शांत हो गया। उसकी आंखों के सामने एक विशाल सुनहरी स्पीयर चमकी। हजारों किरणें एक बिंदु में सिमट गईं। ऐसा लगा जैसे आसमान की छत ही भेद दी गई हो। यह सचमुच स्पीयर टेक्निक थी या दिव्य प्रलय? पता नहीं कितना समय बीता। जब वुलिन ध्यान से बाहर आया, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उसके भीतर अजीब सी ताजगी थी, जैसे किसी गहरे बोझ से मुक्त हो गया हो। ओल्ड टैंक फिर से निद्रा में चले गए थे। उन्होंने बस इतना कहा था, जब तक तुम 1000 एक्साइजिंग फिंगर्स में निपुण नहीं हो जाते, मैं फिर नहीं जागूंगा। अब वुलिन का पूरा मन स्पीयर्स कॉन्शियसनेस से भरा हुआ था। पहली बार उसने जाना, स्पीयर सिर्फ एक हथियार नहीं, वह एक मार्ग है। स्पीयर हथियारों का राजा है। ओल्ड टैंक के शब्द उसके मन में गूंज उठे। अगर इसे साधना है, तो अपना किंगली पाथ बनाना होगा। पूरा दिन वुलिन उसी अनुभव में डूबा रहा। दूसरे दिन अलार्म की आवाज ने उसे चौंका दिया। आज मेचा कंपटीशन शुरू होने वाला था। ड्रैगन कोर की वजह से उसे भूख भी महसूस नहीं हुई, जबकि वह पूरे दिन से कुछ खाया नहीं था। वह स्टार डाउ कैबिन में गया और बैटल नेटवर्क से जुड़ गया। एक रोशनी चमकी और वह फिर से वेस्ट डिवीजन के स्टेडियम में था, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह स्पीयर्स कॉन्शियसनेस में डूबा था। वह मेचा कॉम्बैट एरिया की ओर बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, कॉम्पिटिशन बिगिंस, प्लीज सिलेक्ट योर मेका टाइप, मेले और लॉन्ग रेंज। मेले, उसने बिना सोचे जवाब दिया। तभी उसे एहसास हुआ शायद यह गलत चुनाव था। प्लीज सेलेक्ट द वेपन फॉर योर मेले मेका। उसके सामने हथियारों की एक लंबी सूची उभरी। सेबर, स्पीयर, सॉर्ड, हैल्बर्ड, बैटल एक्स, व्हिप, हैमर, कुल 18 प्रकार। वुलन चौंक गया। तो अब प्रतियोगिता में हथियार चुनने का विकल्प भी है। उसने बिना हिचकिचाए स्पीयर चुन लिया। इस समय उसका मन पूरी तरह स्पीयर्स कॉन्शियसनेस में डूबा था। चाहे मेचा चलाना अलग हो, पर लक्ष्य एक ही था, मेचा को अपने शरीर की तरह चलाना। रोशनी चमकी। 12 मीटर ऊंचा मीली मेचा मैदान में प्रकट हुआ। वुलिन उसके अंदर बैठा था। 15 मीटर लंबी विशाल स्पीयर उसके मेचा के हाथ में चमक रही थी। उसका ऑरा दबंग और शाही था। सामने उसका प्रतिद्वंद्वी था, लॉन्ग रेंज मेचा, हाथ में सोल कैनन, पहले जैसा ही। 3, 2, 1 बिगिन। बूम बूम बूम। सामने वाले ने तुरंत 3 सोल एम्यूनेशन दागे। 3 गोले त्रिकोण बनाते हुए सीधे उसकी ओर बढ़े। वुलिन ने मेचा की पकड़ मजबूत की। एक क्षण में अनगिनत स्पीयर्स कॉन्शियसनेस उसके सामने उभरी। उसने बिजली की गति से 3 बार स्पीयर चलाई। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। तीनों एम्यूनेशन हवा में ही फट गए और उसका मेचा 1 इंच भी नहीं हिला। यह 1000 अक्यूजिंग फिंगर्स नहीं था। यह वुलिन की कंट्रोल क्षमता थी, उसकी एजिलिटी और शुद्ध शक्ति का मेल। फिर 5 और गोलियां, बूम 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 पते। उसने 5 बार स्पीयर चलाई, हर बार सटीक वार। हर वार में उसे अलग एहसास हुआ, हर ट्रेजेक्टरी जैसे एक किंगली पाथ। स्पीयर की चमक के साथ हवा में हल्के सुनहरे घेरे बनते और गायब हो जाते। सामने वाला लॉन्ग रेंज मेचा भी अजीब स्थिति में था। आमतौर पर मीली मेचा दूरी कम करने की कोशिश करता है और लॉन्ग रेंज मेचा दूरी बढ़ाता है, लेकिन यहां वुलिन का मेचा जड़ की तरह खड़ा था और वह सामने से आती हर अटैक को सिर्फ स्पीयर से नष्ट कर रहा था। प्रतियोगिता में ऐसा दृश्य शायद ही किसी ने देखा हो, और उसी स्थिरता में एक नया किंगली पाथ जन्म ले रहा था। सामने जो हो रहा था वह सबकी आंखों के सामने साफ था। टांग वुलिन सचमुच अपनी जगह से हिले बिना लॉन्ग रेंज मेचा के लगातार हमलों को स्पीयर से तोड़ रहा था। सामने वाला लॉन्ग रेंज मेचा उलझन में पड़ गया। वह गोल गोल घूमते हुए लगातार सोल एम्यूनेशन दाग रहा था।
अगर यह एनर्जी कंजम्पशन की लड़ाई होती तो लॉन्ग रेंज मैचा को कोई चिंता नहीं थी। ऐसे लगातार फायर करने में अंततः मीली मैचा की एनर्जी पहले खत्म होती। हर बार स्पीयर से सोल एम्यूनिशन को रोकना भी एनर्जी खर्च करता है। सच तो यह है कि लॉन्ग रेंज मेचा की डिफेंस कमजोर होती है और उनकी स्पीड भी मीली से कम होती है, लेकिन उनकी एनर्जी स्टोरेज ज्यादा होती है। लंबी खींचने वाली लड़ाई उनके लिए फायदेमंद होती है। इस समय सामने वाला सोच रहा होगा, यह पागल कौन है, क्या मरने आया है। लेकिन टांग वुलिन का नजरिया अलग था। उसके लिए हर दागी गई गोली एक अभ्यास का मौका थी। हर बार स्पीयर चुप होते हुए हर ट्रेजेक्टरी उसके मन में गहरी छाप छोड़ रही थी। थोड़े ही समय में उसने 100 बार स्पीयर चलाई और 100 अलग-अलग रास्ते उसकी कॉन्शियसनेस में दर्ज हो गए। एक अद्भुत एहसास, घोंपो, वापस खींचो, फिर घोंपो। हथियारों का राजा, एक किंगली पाथ। दोनों की एनर्जी लगातार गिर रही थी। 10 मिनट बाद तांग वुलिन के मेली मेचा की एनर्जी क्रिटिकल स्तर पर पहुंच गई। कंट्रोल रूम की लाइट लाल हो गई, चेतावनी बजने लगी। लेकिन टांग वुलिन का चेहरा शांत था। वह लगातार स्पीयर चलाता रहा। 1000 फिंगर्स, 10,000 स्पीयर्स एज वन। यही इस मूव का सार था। ओल्ड टैंग ने कहा था, अगर इस मूव को मास्टरी तक ले जाना है तो असली कॉम्बैट में कम से कम 10 मिलियन बार स्पीयर चलानी होगी। 10 मिलियन सुनकर ही किसी का मन डगमगा जाए। लेकिन टांग वुलिन पीछे हटने वालों में नहीं था। यह मुकाबला उसके लिए सबसे बेहतरीन अभ्यास था। अलार्म बीप करने लगा। एनर्जी 10% से नीचे। उधर सामने वाले ने भी फायरिंग तेज कर दी। उसे पता था स्टैंडर्ड मेका की कुल एनर्जी कितनी होती है। और तभी टेंग वुलिन का मिली मेका अचानक हिला। पीछे के थ्रस्टर्स चमक उठे। आखिरी बची एनर्जी के साथ उसने सीधा आगे चार्ज कर दिया। वह जीतना चाहता था। जीत कर ही अगले स्टेज में जाएगा और ज्यादा ओपोनेंट्स मिलेंगे अभ्यास के लिए। सामने लॉन्ग रेंज मेचा के अंदर बैठे मास्टर के होंठों पर हल्की हंसी आई। अब आखिरी वक्त में काउंटर अटैक बेकार है। उसने भी थ्रस्टर चालू किए और साइड में हटकर दूरी बनाने लगा। स्पीड का फर्क बहुत ज्यादा नहीं था। एक तेज बर्स्ट से वह बच सकता था। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कंट्रोल अचानक धीमा पड़ गया। दिल के अंदर अजीब सा डर उठ खड़ा हुआ। इतने बड़े मेका के अंदर होते हुए भी वह डर कम नहीं हुआ। हवा में जैसे दबाव भर गया। उसने देखा, तंग वुलिन के मेचा के हाथ में विशाल स्पीयर बिजली की तरह 100 बार चमकी। स्पीयर की नोक पर हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। दोनों मैचा तेजी से करीब आ रहे थे। वह एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहता था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही थी। मुकाबले का मैदान सोल मास्टर्स के लिए बड़ा था, लेकिन 10 मीटर ऊंचे मैचा के लिए एक बर्स्ट ही काफी था आमने सामने आने को। यह क्या हो रहा है? लॉन्ग रेंज मास्टर के मन में घबराहट छा गई। अगले ही पल सुनहरी स्पीयर की छाया ने उसके मैचा को पूरी तरह ढक लिया। मार्शल सोल अनलीश। सोच पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम, एक विशाल धमाका हुआ। उसका मेचा टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गया और वह बाहर फेंक दिया गया। उसे समझ ही नहीं आया हार कैसे गया। टंग वुलिन ने सामने बिखरे मलबे को देखा, फिर अपने हाथ की स्पीयर को। किंगली पाथ, किंगली हार्ट। वह मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसके भीतर एनलाइटनमेंट की चमक उठी। उसका चार्ज करना ओपोनेंट के करीब जाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने अंदर की स्पीयर्स कॉन्शियसनेस को अनलीश करने के लिए था। सामने वाले की कल्टीवेशन ज्यादा मजबूत नहीं थी। स्पीयर्स कॉन्शियसनेस के दबाव से उसकी स्पिरिट कांप उठी। मैचा का आर्मर भी उस दबाव को रोक नहीं सका और उसी क्षण टांग वुलिन ने पास आकर एक बार में मुकाबला खत्म कर दिया। यह असली 1000 नहीं था, उसके करीब भी नहीं। लेकिन ओल्ड टैंक के थोड़े से मार्गदर्शन में ही उसने स्पीयर्स कॉन्शियसनेस की गहराई छू ली थी। उसकी समझ अगले स्तर पर पहुंच गई थी। राजा दुनिया पर शासन करता है। राजा का दिल 1000 उंगलियों के आरोप में भी अडिग रहता है। अगर स्पीयर को राजा की तरह चलाना है तो पहले दिल राजा जैसा होना चाहिए। जीतने की जिद और मास्टरी पाने की जिद। स्टार डो बैटल नेटवर्क से बाहर आते ही उसने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर निकाल ली। आज से यह स्पीयर उसके हाथ से अलग नहीं होगी। जब तक वह इसके साथ एक नहीं हो जाता, जब तक वह इसे महसूस न कर ले, जब तक वह इसके साथ जीना न सीख ले। भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर हाथ में लेकर जब वह कैफेटेरिया में घुसा तो कई लोग मुड़कर देखने लगे। लेकिन ब्लड गॉड आर्मी में ऐसा कोई नियम नहीं था कि सैनिक खाना खाते वक्त हथियार साथ न रखें। एबिसल क्रीचर्स का हमला कभी भी शुरू हो सकता था। टांग वुलिन ने सिर्फ एक सेट लिया। विंडो नंबर 1। मेरिट्स उसके पास काफी थे। प्रमोशन अभी होना नहीं था, तो क्यों ना अच्छा खाना खाया जाए। बाएं हाथ में स्पीयर, दाएं हाथ से खाना। ओए भाई, ये क्या हाल बना रखा है। जंग वुयुए उसके बगल में बैठ गया। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। टंग वुलिन मुस्कुराया, कुछ नहीं, हाल में स्पीयर प्रैक्टिस कर रहा हूं। हाथ में रहे तो अच्छा लगता है। जंग वुयुए ने उसकी प्लेट देखी और बोला, इतना ही,
इतना शानदार खाना और सिर्फ एक सेट। तभी टांग वुलिन ने नोटिस किया जांग वुयुए अब कर्नल बन चुका था। लगता है अबिसल टाइड ने उसकी प्रमोशन तेज कर दी। टांग वुलिन मुस्कुराया। बधाई हो कर्नल। जांग वुयुए हंसा। तुम्हारी रैंक क्यों नहीं बदली? उस दिन की परफॉर्मेंस देखकर तो तुम्हें कैप्टन बन जाना चाहिए था। असली बधाई तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए। तुम ब्लड गॉड बटालियन में हो और मैं अभी भी बाहर। मेरे पिता कहते थे मेरा मार्शल सोल डोमिनियरिंग है, लेकिन 9 रिंग्स के बाद भी पावर कम है। असली रियल ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं है शायद, इसलिए ब्लड गॉड बटालियन ने ध्यान नहीं दिया। टांग वुलिन चौंका। ओवरलोड ड्रैगन मार्शल सोल कम है? जियांग वुयुए ने कंधे उचकाए। सुना है लिमिट डोलुओ बनने की नींव वाला मार्शल सोल हो तो ही क्वालिफाई करते हैं। तुम तो साफ क्वालिफाई करते हो, इसलिए सुपर न्यूमेररी पर्सनल बन गए। पता है कितने लोग जान लगा रहे हैं उस जगह के लिए। और तुम कितने दिन हुए यहां? सच में एडमिरेशन भी है, एनवी भी है और थोड़ी हेट्रेड भी। टांग वुलिन हंस पड़ा। चलो तुम्हें नंबर 1 मील खिलाता हूं। जांग वुयुए की आंखें चमक उठी। एक सेट से काम नहीं चलेगा। तो रहने दो। अरे नहीं नहीं, एक ही सही। दोनों हंसते हुए खाने लगे। बातें करते करते विषय आ ही गया। फेडरल स्टार डू बैटल नेटवर्क चैलेंज। जंग वुयुए गंभीर होकर बोला, पहला राउंड खत्म हो गया, बस यही चाहता हूं कि टॉप 32 से पहले तुमसे मुकाबला न हो। टांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान दी। तुम्हें लगता है मैं चाहता हूं? जांग वुयुए बोला, तुम्हारी स्ट्रेंथ से टॉप 32 तो पक्का है, लेकिन ऐसे मुकाबलों में लक भी बहुत मायने रखता है। देखते हैं किस्मत क्या करती है। तुम तो इस बार बहुत सीरियस लग रहे हो। जैसे ही उसने यह कहा, उसने उंगली उठाकर टांग वुलिन के हाथ में पकड़ी हुई गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की ओर इशारा किया। उस भव्य हथियार को देखकर उसकी आंखों में साफ साफ लालच झलक रहा था। लेकिन जब से उसे पता चला था कि इस भाले को छुआ नहीं जा सकता, वह उससे सम्मानपूर्वक दूरी बनाकर ही रखता था। टांग वुलिन ने भी अपनी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की ओर नजर डाली। सुनहरी चमक, नुकीली चौड़ी धार और उसके भीतर से उठती हुई अनोखी शक्ति। उसे देखते ही उसके दिल में गर्व की एक लहर दौड़ गई। यह राजा का भाला है। उसे इसकी असली शक्ति को समझना ही होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो यह उस दिव्य हथियार का अपमान होगा जो मानो उसके साथ ही जन्मा हो। उसके दिल में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर अब एक साधारण हथियार नहीं, बल्कि एक डिवाइन टूल था। अगर यह उसके पास न होता तो क्या वह इतनी जल्दी अपना ड्रैगन कोर बना पाता? भाले को देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तभी जियांग वुयू ने कहा, तुम जल्दी ही रैंक 60 पर पहुंचने वाले हो, है ना? क्या तुम्हें नया स्पिरिट सोल चाहिए? अगर यही लेना है तो हमें फायर बेसिन की स्पिरिट पागोडा जाना पड़ेगा। स्पिरिट पागोडा जो स्पिरिट सोल्स हमारी ब्लड गॉड आर्मी को देती है, वो काफी उच्च गुणवत्ता की होती हैं। टांग वुलिन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही एक उपयुक्त स्पिरिट सोल है। और सच भी था। नेचर सीड के भीतर डैमस्क ट्यूलिप मौजूद था। वह उसकी उपस्थिति, उसकी ऊर्जा और उन 100,000 साल की कल्चरेशन वाले प्लांट सोल बीस्ट्स की आभा को साफ महसूस कर सकता था। ये सब उसके असली गुप्त हथियार थे। ऐसी ताकत जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक धूसर हवा उस उजाड़ धरती पर बह रही थी। चारों ओर राख जमी हुई थी, जैसे अनगिनत विनाश के बाद बची हुई धूल ने इस संसार को ढक लिया हो। पूरा संसार ग्रे रंग में डूबा हुआ था। न कोई सूरज, न कोई तारे, बस अंतहीन धुंधला आकाश। और उसके पार उससे भी गहरा अंधकार। अगर कोई जीव यहां आता तो उसे सिर्फ एक चीज महसूस होती, निराशा। अनंत, गहरी, दिल को चीर देने वाली निराशा। उस वीरान संसार में एक काली आकृति धीरे धीरे चल रही थी। उसका पूरा शरीर एक बड़े काले लबादे में ढका था। उसके चारों ओर काली हवा की परत घूम रही थी जो बाहर की ग्रे ऊर्जा को उससे दूर रखे हुए थी। अगर इस जगह की आभा निराशा थी तो उसकी आभा मृत्यु की निस्तब्धता थी। मृत्यु और निराशा दोनों अलग होते हुए भी टकराते नहीं थे, मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों। अचानक एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरे ग्रे संसार में फैल गई। तुम यहां क्यों आए हो? सारा ग्रे संसार मरोड़ खाने लगा, जैसे कोई विशाल भंवर बन रहा हो। काली आकृति रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके लबादे के भीतर से दो चमकती हुई बैंगनी किरणें निकलीं। उसकी आंखें। उसने शांत स्वर में कहा, लॉर्ड ऑफ द एबिस, अगर तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना होता तो क्या मैं यहां आ पाता? तुम क्या चाहते हो? भारी आवाज ने सीधे पूछा। काले वस्त्र वाला व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। हमारा लक्ष्य हमेशा से एक ही रहा है, बस रास्ते अलग रहे। तुम अनंत विनाश चाहते हो ताकि एबिस से तुम्हारे प्लेन में एक विशेष डिवाइन रेल्म बन सके, और मैं चाहता हूं अनंत भटकी हुई आत्माएं, ताकि डेथ स्वयं एक गॉड बने
और यह संसार एक डिवाइन रेल्म ऑफ डेथ में बदल जाए। शुरुआत से ही हमारा उद्देश्य एक जैसा रहा है। अचानक मरोड़ना थम गया। ग्रे संसार फिर शांत हो गया। दूर से एक ग्रे आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। काले वस्त्र वाला व्यक्ति अब पूरी तरह सिर उठाकर खड़ा था। उसके गोरे ठुड्डी पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। उसे पता था उसके शब्द सीधे निशाने पर लगे हैं। अब कोई उसके आने वाली योजनाओं को रोक नहीं सकता। विनाश तो बस शुरुआत है। सब लोग सोचते थे कि वह नफरत की वजह से इतना बड़ा पाप कर रहा है कि वह स्वर्ग के नियमों को तोड़ रहा है, लेकिन वे मूर्ख नहीं जानते थे। वह डोलो कॉन्टिनेंट को एक बलि बनाकर अपने सर्वोच्च डिवाइन रेल्म को पूर्ण करना चाहता था। एक साधारण पक्षी भला हंस के सपनों को क्या समझे? बाकी सब लोग उसके लिए बस चींटियां थे। जब उसने होली स्पिरिट कल्ट की नींव रखी थी, तभी उसके मन में यह विशाल लक्ष्य था। और यह पीढ़ी, यही सबसे उपयुक्त अवसर था। दोनों आकृतियां एक दूसरे के करीब आती गईं। ग्रे संसार फिर से मरोड़ने लगा, लेकिन इस बार उस धूसर दुनिया में काले रंग की लकीरें भी उभर आईं। निराशा, मृत्यु की निस्तब्धता और विनाश। एक चमक हुई। टांग वुलन फिर से स्टार डू बैटल नेटवर्क में प्रवेश कर चुका था। उसके सिर के ऊपर दो तीर चमक रहे थे, एक सुनहरा, एक चांदी जैसा। चांदी वाला तीर उसे पहली मेचा बैटल जीतने के बाद मिला था। यह अगले राउंड में पहुंचने की योग्यता का प्रतीक था। दूसरा मैच उम्मीद से जल्दी आ गया था। इस हाई टेक बैटल नेटवर्क की यही खासियत थी। लाखों प्रतिभागी हों, फिर भी मुकाबले बेहद कम समय में पूरे हो जाते थे। असली युद्ध के मुकाबले यह कहीं ज्यादा सुविधाजनक था। टांग वुलिन ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों हाथ अपने सीने के सामने जोड़े और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को बाहों में थाम लिया। अब यह भाला उसके हाथों से अलग नहीं होता था। फिलहाल भाला सिर्फ 2 फुट लंबा था। उसकी सुनहरी चमक अब पहले से हल्की थी, नियंत्रित। देखने में छोटा, सुंदर और बेहद आकर्षक लग रहा था। पिछले 2 दिनों में उसने समझ लिया था कि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का आकार उसकी इच्छा के अनुसार बदल सकता है। दूसरा मैच शुरू होने वाला था। उसे नहीं पता था आज किससे सामना होगा। अब वह अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करता था। इन दिनों वह स्पीयर्स कॉन्शियसनेस को समझने और सोल पावर बढ़ाने में लगा था। उसके दिल में एक ही चाह थी, इस बार प्रतिद्वंदी मजबूत हो, कोई ऐसा जो उसकी छिपी हुई क्षमता को बाहर निकाल सके। वह आत्मविश्वास से मैदान में पहुंचा। चारों ओर रोशनी की चमक के साथ कई प्रतिभागी उतर रहे थे। सभी के सिर के ऊपर सुनहरे तीर चमक रहे थे। पहले एलिमिनेशन राउंड के बाद आधे लोग बाहर हो चुके थे। आज फिर लगभग आधे लोग बाहर हो जाएंगे। मैच का समय हो गया है, लिटिल टैंग, तैयार हो जाओ। रोशनी चमकी। टांग वुलिन फिर से प्रतियोगिता के मैदान में था। उसने सामने देखा। उसका प्रतिद्वंदी एक पतली सी आकृति थी, शायद एक लड़की। उसके सिर के ऊपर नाम छुपा हुआ था, चेहरे पर मास्क था। 3, 2, 1, मुकाबला शुरू। टांग वुलिन! सामने से आई आवाज गुस्से से भरी हुई थी। टांग वुलिन चौंक गया। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी। उसके मन में एक ही ख्याल आया, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? या फिर उसकी किस्मत खराब है? हाँ, ये लॉन्ग युक्षु की आवाज थी। पहले मैच से पहले ही उसने धमकी दी थी, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। और अब वे दोनों आमने सामने थे। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को देखकर लॉन्ग युक्षु ने तुरंत उसे पहचान लिया था। कुछ समय पहले ही तो वे साथ में खाना खा रहे थे। टंग वुलिन कुछ क्षण के लिए बोल ही नहीं पाया। यह लॉन्ग युक्षु की आवाज और ठंडी हो गई। ये मत सोचो कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगे। आज देखती हूं तुम क्या कर सकते हो। जैसे ही उसने कहा, प्रतियोगिता मंच का तापमान तेजी से गिरने लगा। हवा में ठंडक भर गई। टांग वुलिन के दिल में अजीब सी भावना उठी। किसी भी प्रतिद्वंदी के सामने उसका जोश उफान पर रहता था, लेकिन लॉन्ग युक्षु के सामने उसके अंदर लड़ने की इच्छा ही नहीं उठ रही थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। ब्लड गॉड आर्मी में आने के बाद लॉन्ग युक्षुए ने उसकी बहुत मदद की थी। अगर वह न होती तो वह इतनी जल्दी सेना में घुल मिल नहीं पाता। असली युद्ध में ले जाकर उसने ही उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया था। उसी की वजह से वह ब्लड गॉड बटालियन में शामिल हो पाया। इसलिए उसके दिल में उसके लिए सम्मान और आभार था। लेकिन यह मुकाबला उसके मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। यही तय करेगा कि उसे छुट्टी मिल सकती है या नहीं, ताकि वह अपनी प्रिय से मिल सके। वह हार नहीं सकता था। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, या तो दोस्ती या फिर जीत। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।